आप सभी अधिकारी जो हमारे सामने बैठे हैं और इतने ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक ऑफिस है और अकाउंट मतलब लेखा नियंत्रक, माने जो भी खर्च आप करेंगे उसका नियंत्रण और लेखा जोखा जो भी है वो आपके कंट्रोल में रहता है। उससे जुड़े हुए आप सभी लोग हैं। बहरहाल विषय जो है वो विलुप्त होती भाषाओं के दौर में हिंदी सबसे अंत में है हिंदी, लेकिन भाषाएं विलुप्त हो रही हैं, ये मसला है। यूनेस्को के सर्वे का जिक्र किया भाई ने कि भाषाएं विलुप्त हो रही हैं। तो दो बातों से मैं अपनी बात शुरू करूंगा, बहुत संक्षेप में, बहुत लंबा चौड़ा वक्तव्य मैं नहीं दूंगा। दो पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करूंगा। एक तो जो शुरू में इन्होंने कोट किया भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल। मतलब आप समझ रहे हैं कि अपनी भाषा कौन सी भाषा होती है? जो मातृभाषा होती है। और मातृभाषा अगर नहीं है तो किस भाषा को आपने अपना लिया है? पढ़ाई लिखाई की भाषा हो, चाहे बोलचाल की भाषा हो, किस भाषा को आपने अपना लिया है? मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है। बहरहाल मुझे लगता है कि यहाँ पर बैठे हुए बहुत कम लोग होंगे जिनकी मातृभाषा हिंदी होगी। मातृभाषा मेरी भोजपुरी है। मैंने जब जन्म लिया और पहली बार जब मैंने बोलना सीखा तो माई कहा, बाबूजी कहा, भोजपुरी भाषा थी। भोजपुरी भाषा में पहली बार मैंने बोलना शुरू किया और आज भी घर की और माँ के साथ की कम्युनिकेशन की जो मेरी भाषा है वह भोजपुरी भाषा है। उसी तरह से आप देखेंगे कि बिहार में कई भाषाएं हैं। बिहार कहने का मतलब ये मत कहिए कि सबकी भाषा हिंदी है। सारे लोगों ने हिंदी को अपनी भाषा के रूप में स्वीकार किया है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या अन्य जगहों पर। आप देखेंगे कि हिंदी भाषा को अंगीकार किया है लोगों ने, हम लोगों ने अंगीकार किया है। कैसे अंगीकार किया है? लिखने पढ़ने की भाषा को हमने हिंदी भाषा के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन बोलचाल की जो भाषा है वो हमारी किसी की भोजपुरी है, किसी की मैथिली है, किसी की मगही हो सकती है। आप मध्य प्रदेश में चले जाएं तो वहाँ बुंदेलखंडी और या अन्य तरह की भाषाएं हो सकती हैं। ढेर सारी भाषाएं हैं जो क्योंकि भोजपुरी को आप कहेंगे कि कितनी पुरानी भाषा है, या बांग्ला कितनी पुरानी भाषा है। तमिल के लोग या बांग्ला के लोग कहते हैं अरे हमारी तो भाषा इतनी पुरानी है, हिंदी तो जुमा अभी की भाषा है। सच बात है, ये सच बात है कि हिंदी बहुत पुरानी भाषा नहीं है। हिंदी जो है बिल्कुल नई भाषा है, खड़ी बोली हिंदी जिसका प्रयोग आप हम सभी कर रहे हैं वह बिल्कुल ही नई नवेली भाषा है। मुगल काल के दौरान जो टैंट में रहते हुए उर्दू और हिंदी का विकास एक ही साथ हुआ, ये कथा आप लोग अगर पढ़े हैं तो जानते हैं। अब हिंदी के विकास में किसका योगदान रहा? सबसे ज्यादा योगदान हिंदी के विकास में किन भाषाओं का रहा? हिंदुस्तानी जब कहते हैं, महात्मा गांधी जब हिंदुस्तान का समर्थन करते हैं हिंदुस्तानी भाषा का, तो इसलिए समर्थन करते हैं कि हिंदुस्तानी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें लगभग हिंदुस्तान की सारी भाषाओं की कहीं न कहीं से शब्दावलियां शामिल हैं। ठीक है। और हिंदी जो है कम्युनिकेशन लैंग्वेज के रूप में, मैं फोर्ट विलियम और तमाम चीजों का जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए इससे पहले अंग्रेजों के आने से पहले जो हमारी राजभाषा थी वो थी फारसी। आज भी आप देखेंगे
कि हिंदी में जब हम किसी कोर्ट के दस्तावेज को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे उर्दू और फारसी के लफ्ज होते हैं जिनका अर्थ हमें नहीं, दाखिल खारिज से लेकर के और पता नहीं कैसे कैसे शब्द हैं। तो फारसी भाषा थी। अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने देखा कि एक भाषा विकसित हो रही है तेजी से, वह हिंदी की तरह नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी भाषा है जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज बन सकती है। यानी पूरे भारतवर्ष में हमें अगर खुद को संप्रेषित करना है तो एक भाषा की जरूरत है और वो भाषा हिंदी हो सकती है। इसीलिए फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी की पढ़ाई लिखाई शुरू हुई और आईसीएस या आईएएस जिसे आज आप कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जितने भी लोग होते थे वहां से आने के बाद हिंदी की शिक्षा ग्रहण करते थे, हिंदी की पढ़ाई होती थी उनकी, और हिंदी पढ़ने के बाद वो फिर जो है रेवेन्यू के लिए या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरतों से वो पूरे हिंदुस्तान में घूमते थे, और हिंदुस्तान में घूमने के बाद उन्हें उस तरह की तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन हिंदी विकसित कैसे हुई? भोजपुरी की भाषा देखिए, भोजपुरी की बहुत सारी शब्दावलियां हिंदी में हैं, मगही की बहुत सारी शब्दावलियां हिंदी में हैं। इसके बाद जितनी भी बोलियां हैं अवधी से लेकर ब्रज भाषा तक, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जब अपनी भाषा की बात कही तो मातृभाषा की दरअसल बात कर रहे थे, ठीक है। और मातृभाषा एक शासकीय भाषा आपकी होगी, वह ऐसी भाषा होगी जिसमें सरकारी काम काज होंगे, लेकिन एक ऐसी भाषा आपके साथ है या चल रही है जो आपकी अपनी मातृभाषा है, जो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं या हिंदी भी है, वो विलुप्ति के कगार पर नहीं है। दरअसल विलुप्ति के कगार पर जो भाषाएं हैं वो मातृभाषाएं हैं। अभी अमित शाह ने, मैं यहाँ पर कहूँगा कि 22 आधिकारिक भाषाओं में से 100 जो है वो गैर आधिकारिक भाषाएं बोली जाती हैं, 100 से भी अधिक होंगी, लेकिन 100 भाषाएं हैं, बोलियों को छोड़ दीजिए, वो विलुप्ति के कगार पर धीरे धीरे जा रही हैं। और 42 भाषाएं संकटग्रस्त हैं, 42 भाषाएं संकटग्रस्त हैं। उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ही 11 भाषाएं हैं। अब देख लीजिए, वहां आदिवासियों की, या ये कह रहे थे कि पहाड़ी से उस पहाड़ी की तरफ जाने के बाद भाषा बदल जाती है। एक कोस पर भाषा बदले 3 कोस पर पानी है, एक कहावत भी है। तो एक कोस जो है, कोस एक दूरी का पैमाना है, उस दूरी के बाद भाषा बदल जाती है, बोलने का ढंग बदल जाता है, और भाषा का विकास भी इसी तरह से होता है। आप चले जाइए, विलुप्त कैसे होगी भाषा, कोई भाषा कैसे विलुप्त होती है, पहले ये हमें जानना जरूरी है। आप चले जाइए संस्कृत की तरफ। संस्कृत है कूप जल भाषा बहता नीर, ये दूसरी बात कहते हैं कबीर, जिनको मैं कोट कर रहा हूं। कबीर दास कहते हैं कि संस्कृत है, संस्कृत कूप जल भाषा बहता नीर, यानी कि संस्कृत कुएं का जल हो गया। क्यों कुएं का जल हो गया? कबीर दास ने क्यों संस्कृत को कुएं का जल कह दिया? देखिए, समाज में हमेशा ही 2 तरह की भाषाएं, अगर कोई भी समाज है तो उसमें 2 तरह की भाषाएं प्रचलित रहेंगी ही रहेंगी, ये तय है। ये बिल्कुल सीधे सीधे आदमी को समझ लेना चाहिए कि 2 भाषाएं चलती रहती हैं। एक वह भाषा होती है जो शिष्ट भाषा, माने शिष्ट जनों की भाषा होती है, जिसमें साहित्य लेखन होता है, और एक दूसरी भाषा वह होती है जो लोक में प्रचलित भाषा होती है, जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं। शिष्ट भाषा हिंदी को कौन सी हिंदी है भाई? शिष्ट हिंदी, साहित्य की हिंदी शिष्ट हिंदी है। या फिर अगर साहित्य में बहुत सारे फेर बदल हुए हैं तो एक तरह से राजभाषा तो पूरी तरह से मानकीकृत कर दी गई है कि भाई आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते, इस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, पारिभाषिक शब्दावलियां हैं, इसका मतलब यही होता है, उसका मतलब यही होता है। इसे क्या किया गया है कि पूरी तरह से व्याकरण में के नियमों और कायदों में बांध दिया गया है कि ये ऐसा ही होगा।
और एक दूसरी भाषा है जो लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। जैसे बांग्ला में आप बंगाल में चले आएंगे तो नहीं, हमको बहुत खिदे पाया था तो हम उधर चला गया, ये भी हिंदी है। या मुंबईया हिंदी जिसे कहते हैं आप लोग, मुंबई में हिंदी बोलने की जो ये है, या बिहार में बिहारी हिंदी होती है जिसे जैसे लालू प्रसाद यादव या इस तरह के कुछ नेता बोलते हैं, वो देखने से ही सुनने से समझ में आ जाएगा कि ये बिहारी हिंदी। उस तरह की हिंदी राजभाषा हिंदी नहीं है। हिंदी को शिष्ट भाषा का दर्जा दे दिया गया है। अब क्या हुआ कि संस्कृत तो पहले लोक प्रचलित भाषा ही थी, और उसमें साहित्य जब लेखन होने लगा और बहुत ही विकसित हो गई संस्कृत, तो पाणिनि आए। पाणिनि ने क्या किया कि उसको व्याकरण के दायरे में बांध दिया। जब व्याकरण के दायरे में किसी भाषा को बांधते हैं कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, इसे तो ऐसे ही होगा, इसको तो ऐसे ही लिखना होगा, तो वह भाषा धीमे धीमे जो है वह अपनी ही मौत मर जाती है। संस्कृत के साथ ऐसा ही हुआ कि संस्कृत को जब पाणिनि ने आ करके पूरी तरह से व्याकरण के कठोर नियमों में बांध दिया, तो वह जो है वह शिष्ट लोगों की भाषा भर रह गई। और तब बौद्ध धर्म जब आया, क्या कारण है? क्या कारण है कि बौद्ध धर्म, जब बौद्ध धर्म का बुद्धिस्ट आंदोलन होता है तो उसकी भाषा संस्कृत नहीं रहती, उसकी भाषा पाली होती है। क्यों? क्योंकि लोक में तो वही भाषा बोली जा रही है संस्कृत में। आप कालिदास को देखिए, कालिदास के नाटकों को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे जो भद्र लोग हैं, जिन्हें बांग्ला में भद्र लोग या सुधीजन कहते हैं, वो तो संस्कृत बोल रहे हैं, लेकिन जो लोअर कैटेगरी के यानी कि बहुत निचले तबके के लोग हैं वो पाली में बोल रहे हैं, प्राकृत में बोल रहे हैं, दूसरी भाषा में बोल रहे हैं। क्यों? इसलिए कि समाज में भाषा कोई और प्रचलित है और लिखने पढ़ने की भाषा कोई और है। भाषा बहता नीर। भाषा को अगर आप बहने नहीं देंगे, भाषा को यदि आप कठोर नियमों में कस देंगे, तो धीमे धीमे वह भाषा जो है वह मैकेनिकल हो जाएगी, और मैकेनिकल हो करके वह अपने मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। फिर एक दूसरी भाषा आएगी और वो शिष्ट भाषा का दर्जा लेगी। आप देखिए कि इससे पहले भी ये सारा कुछ होने के बावजूद भी तुलसीदास को अगर हम याद करें, तुलसीदास ने अवधी में रामचरितमानस की रचना की। इससे पहले जयसी ने रामचरितमानस की रचना तो अवधी में ही की। ब्रज भाषा काव्य की भाषा थी, लोक में प्रचलित। और यही कारण है अवधी भाषा, जो लोक में प्रचलित भाषा है अवधी, उसकी कहीं ना कहीं आवाजाही जो है वो अन्य लोक भाषाओं से है। तो अवधी भाषा को एक भोजपुरी भाषी भी समझ रहा है, ब्रज वाला भी समझ रहा है, यहाँ तक कि बांग्ला के लोग भी समझ रहे हैं, क्योंकि यह हमारी अपनी भाषा है। ठीक है। और अंग्रेजी जब आती है या द्रविड़ की भाषा, वो परिवार ही अलग है, द्रविड़ परिवार ही अलग है, तो उसका एक भी शब्द कुछ भी आपकी समझ में नहीं आएगा अगर आप नहीं जानते हैं तो ये अवधी में लिखा, क्योंकि लोक भाषा में लोक भाषाएं ही प्रचलित थी। धीमे धीमे उन्हीं लोक भाषाओं से होते हुए और उर्दू और उनके मिश्रित होने के बाद मेरठ के आसपास की एक खड़ी बोली हिंदी, छोटी सी जगह की भाषा थी, वही उसी हिंदी ने हिंदी का रूप लिया और हिंदी के रूप में धीमे धीमे विकसित होती गई। इसीलिए महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी का पक्ष लिया था, कहा था कि नहीं हिंदी नहीं हिंदुस्तानी। अब कहेंगे हिंदी और हिंदुस्तानी में क्या अंतर है? तो हिंदी और हिंदुस्तानी, ये हिंदी का ही एक स्वरूप हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी में आप देखेंगे कि वहां पे बहुत सारे उर्दू फारसी के शब्द आपको ज्यादा मिलेंगे, और वह जनता के और आम भारतीय के करीब की भाषा है। उसमें आप किसी भी भाषा का शब्द जोड़ दें और व्याकरण को ठीक रखें तो वो हिंदी ही है। जो हम लोग बोलते हैं आम जबान जो हमारी है वो हिंदुस्तानी ही है। हिंदी क्या है? वो शिष्ट होकर के वो भाषा हो गई। लेकिन इस शिष्ट हिंदी को ही हमने स्वीकार किया, और शिष्ट हिंदी का मतलब ये है कि उसमें संस्कृत निष्ठ
आप लोगों को पता है कि जब राजभाषा के रूप में हिंदी को अंगीकार किया गया तो कहा गया कि हिंदी उतनी सक्षम नहीं है, तो उसके लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग बनाए गए, बहुत सारे जो शब्दावलियों का गठन हुआ और बहुत सारे वर्ग थे। एक वर्ग कह रहा था कि उसी तरह से रख दिया जाए, दूसरा वर्ग कह रहा था कि नहीं हमारे पास संस्कृत है तो संस्कृत के तद्भव तत्सम शब्दों से या बहुत सारे उसके शब्द बनाने के नियम है, उन नियमों के अनुरूप उन शब्दों का गठन होना चाहिए। ये बड़ी कहानी है। मैं ये कह रहा हूं कि भाषा को जितना हो सके उतना लोग के करीब, लोगों के करीब जाने लायक होना चाहिए। भाषा को उतना कठिन कभी भी नहीं हो जाना चाहिए। राजभाषा धीमे धीमे कठिन होती गई है, इसीलिए अमित शाह जब घोषणा करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, मातृभाषाओं की रक्षा होनी चाहिए। कोठारी आयोग तो पहले ही त्रिभाषा सूत्र दे चुका था, कहा था कि नहीं भारतीय भाषाओं की रक्षा करनी है तो त्रिभाषा सूत्र को लेकर चलना होगा। त्रिभाषा सूत्र का मतलब क्या होता है? 3 भाषाएं पढ़नी होगी, यानी कि अगर आप बिहार में पढ़ रहे हैं तो हिंदी और अंग्रेजी तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन 22 भाषाएं जो अनुसूची में शामिल है उनमें से एक भाषा आप ले लीजिए और लेकर आप भी पढ़िए। जब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि साउथ के लोग या बंगाल के लोग, तमिलनाडु के लोग हिंदी एक विषय के रूप में लेकर पढ़ें, तो आपका भी ये कर्तव्य है कि आप किसी साउथ के या बंगाल के या असम के एक लैंग्वेज को लेकर के आप पढ़ें। तो त्रिभाषा सूत्र की कल्पना कोठारी आयोग ने इसको रिकमेंडेशन दिया था और 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई उसमें भी त्रिभाषा फार्मूले को लागू करने पर बल दिया गया है। और त्रिभाषा सूत्र लागू करने का मतलब यही है कि अन्य भारतीय भाषाओं यानी मातृभाषाओं को महत्व देना। दूसरी बात नई शिक्षा नीति में यह कही गई है कि यदि भाषाओं को बचाना है तो ये हमें करना होगा कि कम से कम जो प्रारंभिक शिक्षा है अपने बच्चों को उसकी मातृभाषा में ही देनी चाहिए। तो मातृभाषा में अगर उसे शिक्षित किया जाएगा तो वो भाषा बोलने वाले या पढ़ने वालों की संख्या जो बरकरार रहेगी, वो जानेगा भाषा। बहुत सारे लोग, अब तो देखिए ना, हिमाचल प्रदेश में कोई एक गांव है, वहाँ की एक भाषा है, वो एक ही गांव के लोग बोलते हैं। एक ऐसी भाषा है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो एक ही व्यक्ति है जो बच्चा है जो वो एक भाषा बोलता है विदेश में कहीं। तो ऐसी भाषाएं तो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। करना यह है कि हमें इन भाषाओं को इसलिए बचाना है, इसलिए संरक्षित करके रखना है क्योंकि इन्हीं भाषाओं के द्वारा हमारी हिंदी उत्तरोत्तर समृद्ध होगी। हिंदी जो है अपने आप में हिंदी की शब्दावली कुछ भी नहीं है। अगर भोजपुरी या बोलियों की शब्दावली को हटा दिया जाए, यहाँ तक कि आप हिंदी में देखेंगे जब वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन हुआ था और राजभाषा का कॉन्सेप्ट जब निर्मित किया गया था तो ये कहा गया था कि पूरे भारतवर्ष की भाषाओं से शब्दावली ली जाएगी और उन शब्दावलियों को हिंदी में शामिल किया जाएगा। इसका मतलब ये कि बांग्ला की भी कई शब्दावलियां यहाँ पर हैं। आपको रिसर्च करने की जरूरत, मराठी की बहुत सारी शब्दावलियां ली गई हैं जो हिंदी में शामिल की गई। अतिरिक्त इसके जो हिंदी की अपनी बोलियां हैं उन बोलियों से भी ये भाषाएं समृद्ध। मान लीजिए अंडमान का कोई आदमी हिंदी पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ करके कोई कविता लिखना शुरू किया, तो कविता लिखते लिखते एक शब्द जो उसकी आंगन का है, वो एक खास शब्द या खास बर्तन, वो उसी भाषा में वह उस तरीके से व्यक्त कर सकता है, तो उसको वह हिंदी में वही लिखता है। वह शब्द क्या हुआ, अब हिंदी का हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब कविताएं लिखता हूं तो मेरी कविताओं में कई शब्द भोजपुरी के आ जाते हैं और केदारनाथ सिंह ने चिन्हित किया था। हालांकि केदारनाथ सिंह बड़े कवि हैं, उनकी कविताओं में भी आप देखेंगे कि भोजपुरी के बहुत सारे शब्द हैं। तो बोलियां जो है भाषा को समृद्ध करती है। इन बोलियों को, इन मातृभाषाओं को जब हम बचाएंगे तभी हिंदी बची रहेगी। इसलिए इन भाषाओं के संरक्षण की जरूरत है।
इसके संरक्षण के बहुत सारे उपाय डिजिटलीकृत कर दीजिए, या उनका अन्य जो सरकार है, ये सरकार सजग है और भाषाओं की रक्षा करने के लिए और बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हिंदी उससे खास प्रभावित नहीं होने वाली है। 800 अरब की जनसंख्या में लगभग 800 करोड़ 8 अरब 800 करोड़ आबादी के पूरे विश्व में हमारी जो हिंदी भाषा है वो तीसरे नंबर पे है। लगभग 7115 मेरे ख्याल से भाषाएं हैं, 7115 भाषाएं हैं पूरे विश्व में जो चिन्हित है। बोलियों वगैरह को छोड़ दीजिए, वो भाषाएं आधिकारिक भाषाएं हैं। 7000 के लगभग की भाषाएं, उन 7000 भाषाओं में तीसरे नंबर पर हिंदी है। तो इतनी बड़ी भाषा जो तीसरे नंबर पे है, उसके खतरे की कोई बात नहीं है, वो कभी विलुप्त नहीं हो सकती। और कहते नीर की तरह है, राजभाषा भले विलुप्त हो जाए, लेकिन जिसे हिंदी कहते हैं, वाकई हम जिसे हिंदी भाषा कहते हैं, जो साहित्य की भाषा है, जो जन की भाषा है, जो हिंदुस्तान के कम्युनिकेशन की भाषा है, वह भाषा है कि आसाम का एक व्यक्ति जब ट्रेन में किसी बंगाली मित्र से मिलता है तो दोनों हिंदी में बात करते हैं। तमिलनाडु का व्यक्ति ट्रेन में चढ़ गया और दूसरा जो है एक अरुणाचल प्रदेश का व्यक्ति ट्रेन में चढ़ गया, वो दोनों किस भाषा में बात करेंगे? हिंदी में बात करेंगे। हिंदी की ये ताकत है, इसलिए हिंदी अन्य विलुप्त हो रही भाषाओं से खतरे में नहीं है, लेकिन धीमे धीमे खतरे में इसलिए पड़ सकती है कि हिंदी की ताकत इसकी लोक भाषाएं हैं और लोक भाषाएं ही विलुप्त हो रही हैं। हमें उन्हें बचाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना।